भाग 8। आज हम पढ़ेंगे भगत सिंह क्रांति के प्रवाह में। घर में भी भगत सिंह बेकार नहीं बैठे। उन्हीं दिनों अकाली दल ने एक जुलूस का आयोजन किया था, परंतु जुलूस को रोकने के लिए जिला कलेक्टर दिलबाग सिंह ने एक आदेश जारी किया। अकाली दल के सदस्य को कोई भी व्यक्ति खाने पीने की कोई चीज ना दे। कलेक्टर जिसने आदेश जारी किया था भगत सिंह के परिवार का ही आदमी था, किंतु सरकारी अधिकारी होने के कारण वह क्रांतिकारियों को पसंद नहीं करता। भगत सिंह ने अपने गांव में आने वाले अकाली दल के लोगों की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के लोगों को स्थिति की ठीक से जानकारी कराई और रात के समय में अकाली दल के लोगों की गुप्त रूप से भोजन की पूर्ति करने का प्रबंध किया। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। अकाली दल का कार्यक्रम लगातार चलता रहा और वह खूब सफल हुआ। दिन भर गांव में देश की आज़ादी के बारे में चर्चाएं हुआ करती थी और जनता का उस संबंध में क्या कर्तव्य है यह समझाया जाता था। भगत सिंह के भी व्याख्यान होते थे। कलेक्टर को जब यह पता चला कि उसके आदेश के विरुद्ध लोगों ने अकाली दल को मदद दी है, तो उसने भगत सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। तब भगत सिंह की उम्र केवल 17 वर्ष की थी। वे वयस्क नहीं थे, इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इससे कलेक्टर और भी अधिक नाराज हो गया। भगत सिंह उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग छोटी उम्र के लोगों जैसा नहीं है। वह खींच कर बोला। भगत सिंह की गिरफ्तार और रिहाई। भगत सिंह में उत्साह झरने की तरह प्रवाहित होता था। उनकी हलचलों के लिए उनका गांव बहुत छोटा पड़ गया। वे लाहौर चले गए। वहाँ क्रांतिकारियों का एक संघ था। उसका नाम नवजवान भारत सभा था। भगत सिंह उसके सचिव बन गए। बंगाल के क्रांति दल की तरह इस नई क्रांतिकारी यूनियन ने पंजाब की जनता को क्रांति का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। ऊपरी तौर पर नवजवान भारत सभा का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार करना और नौजवानों को बलवान बनाना आदि था, किंतु उसका असली उद्देश्य देश की आज़ादी के लिए क्रांति कराना ही था। कुछ ही दिनों के भीतर इस संगठन की शाखाएं विभिन्न स्थानों में कार्य करने लगी। क्रांतिकारियों के जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाना इस संगठन के कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग था। नवजवान भारत सभा के सदस्य क्रांतिकारियों के चित्रों को खादी की मालाओं से खूब सुंदर ढंग से सजाकर जुलूस निकालते थे। वे अपनी उंगलियों को काटकर उनसे निकलने वाले खून से क्रांतिकारियों के चित्रों में उनके माथे पर रक्त तिलक लगाया करते थे और उन वीरों के बारे में भाषण देते थे। उन दिनों भगत सिंह को आम सभा में व्याख्यान देने का अच्छा अभ्यास हो गया। उन्होंने कॉलेज के छात्र संघों से अपना संपर्क स्थापित किया। उन्होंने क्रांति का संदेश हर तरफ फैला दिया। तब तक वे पुलिस की निगाहों में आ गए। भगत सिंह की हलचलों पर खुफिया दल के लोगों की कड़ी निगाह रहने लगी। एक दिन जब वे अमृतसर में एक ट्रेन से उतरकर बाहर निकल रहे थे, तब खुफिया लोगों ने उनका पीछा किया। उनसे बच निकालने के लिए भगत सिंह ने दौड़ लगाई, परंतु वे जिधर जाते उधर उन्हें खुफिया दल के लोग सामने नजर आते। वे सब ओर से घिर गए थे। बचने का कोई उपाय नहीं दिखता था। आखिर वे किसी तरह एक वकील के घर में घुसकर छिप गए और उस दिन उन्होंने पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने से अपने को बचा लिया। बाद में वे चुपचाप ट्रेन में बैठकर लाहौर के लिए रवाना हो गए। जब ट्रेन लाहौर पहुंची तो पुलिस ने वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लाहौर फोर्ट जेल में ले जाकर बंद कर दिया। भगत सिंह को पता नहीं चला कि वे क्यों गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ दिन पूर्व किन्हीं उपद्रवियों ने दशहरे के एक जुलूस पर एक बम फेंक दिया था। उससे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस का शक था कि इसके पीछे क्रांतिकारियों का हाथ है, इसीलिए उन्होंने भगत सिंह को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया था। दूसरे क्रांतिकारियों के गुप्त रहस्यों का पता लगाने के लिए पुलिस ने भगत सिंह को तरह तरह की यातनाएं दी। ये उन्हें कांटेदार चाबुक से पीटते थे और भाले से उनकी देह को छेदते थे, किंतु भगत सिंह ने अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस उनसे कोई रहस्य नहीं जान सकी। अंत में एक मजिस्ट्रेट ने यह फैसला दिया कि
60,000 रुपये की जमानत देने पर भगत सिंह को रिहा किया जा सकता है। इतनी बड़ी जवाबदारी कौन ले सकता है? ये तो भगत सिंह के प्रति अपने जबरदस्त स्नेह के कारण दो धनवान व्यक्ति आगे आए। वे थे दुनी चंद्र और दौलत राम। उनकी जमानत पर भगत सिंह रिहा किए गए। यदि जमानत की अवधि में भगत सिंह क्रांतिकारी हलचलों में भाग लेते तो उन दोनों धनी व्यक्तियों को सरकारी खजाने में 60,000 रुपये नगद जमा कराना पड़ते। भगत सिंह ने इन बात को पसंद नहीं किया कि उनकी वजह से दूसरों को मुसीबत में पड़ना पड़े। इसीलिए जमानत की अवधि तक उन्होंने शांत रहने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों उनके पिताजी ने उनके लिए गांव में कुछ गाय पाल ली, जिससे कि भगत सिंह एक छोटी सी डेयरी चला सके। भगत सिंह ने उस काम को पसंद किया और खूब लगन से उसमें जुट गए। वे प्रतिदिन सवेरे 4 बजे सोकर उठ जाते थे, फिर गौओं को चारा पानी देते, गोबर हटाते और गौए के बाड़े को खूब साफ करते थे। उसके बाद वे उन गायों को धोते और उनका दूध बेचते थे। यह सब व्यवस्थित ढंग से होता था और खूब स्वच्छता रखी जाती थी। भगत सिंह जो भी काम करते थे उसे वे बहुत ही श्रेष्ठ और संतोषजनक ढंग से किया करते थे। पूरे दिन में वे अपनी डेयरी में व्यस्त रहा करते थे, किंतु रात आती और उनके दिमाग में क्रांति के विचार जोर पकड़ लेते थे। वे अपने दोस्तों से क्रांति की चर्चा करते रहते थे। उन्हीं दिनों उन्होंने कीर्ति और अकाली नामक अखबारों से संपर्क स्थापित कर लिया और उनमें छपने के लिए लेख लिखने लगे। एक अखबार ने देश की खातिर फांसी पर झूले गए शहीदों का सम्मान करने के लिए एक विशेषांक निकाला। उसमें भगत सिंह ने कुछ क्रांतिकारियों का परिचय देते हुए लेख लिखा। दशहरा बम केस, जिसमें भगत सिंह को समेट लिया गया था, अभी अदालत में चल ही रहा था। आखिर उस मुकदमे का फैसला हुआ और भगत सिंह रिहा कर दिए गए। अब वे अमानत से मुक्त थे। बस फिर किया था, भगत सिंह ने तुरंत अपनी वह डेयरी बंद कर दी और क्रांतिकारियों की एक बैठक में शामिल होने के बाद भगत सिंह फिर कभी घर नहीं लौटे।